हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के सभी जो न्यूमेरिकल हैं उसको हम कराने वाले हैं। हम उन्हीं न्यूमेरिकल को कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मात्र एक वीडियो आप पूरी तरीके से न्यूमेरिकल, जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का टेंशन है ना, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही मैं कहूंगा, सब्र के साथ भैया पढ़ लीजिएगा, भूल कर भी भैया मिस नहीं करना है। मैं यही कहूंगा आप सभी से, मेहनत तो करना ही है दोस्त, करना तो पड़ेगा ना। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आज केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल को समाप्त कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम पूरी तरीके से डिटेल में ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए लग गया क्योंकि भैया इस पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने होते हैं। कैसे क्या क्या क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कौन आपके चांसेस है बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने का, क्या आपको होमवर्क देंगे, कैसे प्रैक्टिस करना है, सब हम डिस्कस करेंगे जी। यहाँ पे केवल हम एक एक प्रश्न को बताएंगे ही नहीं, बल्कि बताने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, प्लस आपको हम होमवर्क भी देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यही से आपका पता चलेगा कि कितना आपने सॉल्व किया और कितना आ रहा है आपको। चलिए, तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपको दिखाई दे रहा है। पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्लास 12th केमिस्ट्री के स्टूडेंटों के लिए, ठीक है ना। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि 95 मतलब 95% एथेनॉल, एथेनॉल को हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो 95% क्या कह रहा है, एथेनॉल द्रव्यमान वाला युक्त है, मतलब एथेनॉल युक्त रेक्टिफायर्ड स्प्रिट में एथेनॉल और जल का मूल भिन्नता ज्ञात कीजिए। यह आपसे क्वेश्चन कह रहा है। देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँ कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको चुपचाप वीडियो को पॉज करके आप सोचिए, 2 मिनट मैं कहूँगा सोचिए कि आप इसको कर पाएंगे। कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो को पॉज कर लिए होंगे आपने, सोच लीजिए, ठीक है ना। चलिए, सोच लीजिए, सोच लिए होंगे, अच्छी बात है। अब मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो आपको इजी लगेगा। तो आप सोचेंगे सर इतना इजी था, तो हाँ भैया इतना इजी था, बट आपने नहीं किया, ये आपको सोचना चाहिए। चलिए, हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इतनी बात जान गए कि क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िएगा। इसमें जो जो वैल्यू दिए हैं उसका मान आपको सबसे पहले जानना है कि किसका है। जैसे यहाँ पे कह दिया कि 95% एथेनॉल और द्रव्यमान युक्त, मतलब एथेनॉल का जो द्रव्यमान है वो 95% है, ठीक है ना। और कह रहा है कि रेक्टिफायर स्प्रिट में एथेनॉल और जल का क्या कह रहा है, मोल भिन्नता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है दोस्त कि एक बड़ा से एक बर्तन है, ठीक है, बात समझिएगा। इस बर्तन में देखिए एथेनॉल है, ठीक है ना। मतलब इस बर्तन में क्या है, इस बर्तन में हमारे पास एथेनॉल है और प्लस इसमें जल है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जो एथेनॉल है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 95% है, ठीक है। हम टोटल जानते हैं कि एथेनॉल और जल मिलकर जब दोनों ही मिले हुए हैं तो दोनों को हम 100% मानेंगे कि 100% है। तो 100% में 95% एथेनॉल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल जो है वो 5% है, यही ना होगा जी। मतलब हम 100 मान लिए इनको कि 100 है जी, ठीक है। कोई भी वैल्यू को हम मान लेते हैं जैसे कि ये 100 है, ठीक है। तो 100 में से 95 अगर कह दिया कि 95% है, तो इसका मतलब टोटल 100 था, जिसमें 95% एथेनॉल है और 5% जल है। इतनी बात समझ गए। तो इसी प्रकार ये 95% का मतलब क्या है, जैसे कि हमने मान लिया कि 100 ग्राम, ऐसे हमने मान लिया कि इसमें 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम क्या है, ये दोनों मिलाकर हैं।
तो इसमें से ये हमने मान लिया कि एथेनॉल का जो भार है वो कितना हो जाएगा 95 ग्राम, और जो जल का भार हो जाएगा वो 5 ग्राम हो जाएगा। ये हम मान सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही मानना है, ठीक है। तो यही बात हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एथेनॉल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एथेनॉल का भार। एथेनॉल के भार को हम किससे, एथेनॉल का जो भार होता है मैं आपको बता दूं, एथेनॉल का भार कितना है 95, तो 95%। तो 95% है ना, तो परसेंटेज में हम नहीं लिखेंगे, एथेनॉल का भार है तो इसको हम ग्राम में लिखेंगे, तो 95 ग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात क्या दिखाई दे रहा है कि जल जो है वो 5 ग्राम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जल का भार कितना है, जल का भार है वो 5 ग्राम है। इतनी बात समझ गए। तो सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले के मतलब इस न्यूमेरिकल को जब हमने पढ़ा था, इससे हमें ये पता चला कि 95% एथेनॉल है, 95% एथेनॉल है, तो 5% जल होगा। तो परसेंटेज को हमने ग्राम में लिख दिया है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि द्रव्यमान युक्त कह रहा है इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है ना, क्योंकि ये द्रव्यमान हमने लिख दिया है। अब बात को समझिएगा, हमें निकालना है मूल भिन्नता। मूल भिन्नता को मूल प्रभाज में मतलब हम कहते हैं। तो मूल भिन्नता निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं जो एथेनॉल है इसका अणु भार, ठीक है ना। क्यों निकाल रहे हैं वो अभी आपको समझ में आएगा जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो एथेनॉल का अणु भार, अब एथेनॉल का अणु भार कैसे निकलता है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH, यही ना एथेनॉल का सूत्र होता है। अणु भार हमने निकालना सिखाया हुआ है बट फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं क्या होगा। तो देखिए कार्बन की संख्या है 2, तो 2 हम लिखते हैं और गुणा का चिन्ह देंगे। और कार्बन का परमाणु भार होता है कितना 12, तो 12 से गुणा करा देंगे। फिर दूसरा और फिर प्लस हम देंगे। फिर 5 हाइड्रोजन है तो हम 5 लिखेंगे। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 1 से गुणा करा देंगे। फिर हम प्लस लिखेंगे। ऑक्सीजन की संख्या है 1 और हम गुणा करा देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, तो 16 से फिर प्लस देंगे। हाइड्रोजन की संख्या है 1 और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी होता है 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, 16 एकम में 16 हो जाएगा और 1 एकम में 1 हो जाएगा। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 16 और 24 34, 16 और 24 40 हो जाएंगे, और 40 और 6 46 मतलब 46 आ गया। तो ये 46 हमारा क्या आ गया, अणु भार आ गया। तो ये हम लिख देंगे 46 क्या है हमारा, 46 क्या है, ये हमारा अणु भार निकल गया एथेनॉल का। इसी प्रकार निकालते हैं जी। इसी प्रकार अब दूसरा हम जल का भी, जैसे हमने एथेनॉल का हमने अणु भार निकाला वैसे ही अब जल का अणु भार निकालेंगे। तो जल का अणु भार, जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है। तो जल का देखेंगे तो जल की संख्या है 2, हाइड्रोजन की संख्या है 2 और गुणे हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन की संख्या है 1 और इसका परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 लिख दिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एकम में 2 और 16 एकम में 16, तो यहाँ पे 16 2 18 हो जाएगा। तो ये 18 क्या आ गया, 18 आ गया जल का अणु भार। जल का अणु भार, तो जल का अणु भार कितना आ गया, जल का अणु भार हमारा आ गया है 18, ठीक है ना। तो जल का अणु भार कितना आ गया हमारा 18 आ गया है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले आपको क्या निकालना था, इस तरीके से निकालना था जी, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपने निकाल लिया होगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, इतनी बात हमने निकाल लिया। अच्छा ये बात आप जानते हैं ना कि एथेनॉल का अणु भार का मतलब क्या होता है, जो अणु भार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल होता है। तो ये आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे
ग्राम प्रति मोल, ऐसे आप लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो देखिए हमने अभी तक दो ही काम किया है। सबसे पहले हमने जल एथेनॉल का यहाँ पे भार लिखा, फिर से हमें पता था कि जल भी इसमें मिला हुआ है तो जल का भार 5 ग्राम लिख दिया। अब इन दोनों का अणु भार हमने निकाला है, इतनी बात समझ गए होंगे। क्यों हमने निकाला? क्योंकि हमें आवश्यकता थी किसका? हमें आवश्यकता था एक चीज का, जो है सबसे पहले हम निकालेंगे एथेनॉल का मूल भार, मतलब एथेनॉल का मूल हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एथेनॉल का मूल। देखिए एथेनॉल का हमें मूल निकालना था, इसलिए हम निकालें। अब मूल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो आप समझ गए होंगे भार बटे अणु भार होता है, तो भार तो हमने निकाल लिया था, अणु भार की आवश्यकता हमें पड़ती इस फॉर्मूले में, इसीलिए हमने एथेनॉल का हमने अणु भार भी यहाँ पे निकाल लिया है। अगर हम मान ओनली पुटअप करें तो देख लीजिए यहाँ पे 95 है और यहाँ पे ये 46 है, ठीक है ना, यही ना है जी, 46 और 95 है। तो ये आपका कितने हो जाएंगे? ये 92, मतलब 2 बार में ये चला जाएगा, 2 पॉइंट कुछ बार में चला जाएगा। तो या तो आप ऐसे ही लिख दें 95, मतलब आप बटे में भी लिख सकते हैं, या आप इसको भाग देंगे तो मैं आप स्पष्ट रूप से बता दूं 2.056 आपके बार में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, इतना बार में ये आपका क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो एथेनॉल का ये क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। एथेनॉल का मोल कितना हो जाएगा? इतना 2.065, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मोल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप भाग देकर देख सकते हैं। अब मैं भाग यहाँ पे देने लगूँ तो टाइम लगेगा दोस्त, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो इतना तो क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आप कर ही सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने जल का, मतलब हमने किसका मोल निकाला? एथेनॉल का। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे जल का भार। तो हम लिखते हैं जल का भार, सॉरी, जल का मोल हम लिखेंगे ना, जल का मोल। जल का मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो भार कितना दिया है? जल का भार यहाँ पे दिया है 5, अणु भार है 18। तो आप सिंपल सा 18 से 5 में आप भाग दे देंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट में 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट आपका आ जाएगा 0.278 आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से बता दूं 0.278 आ जाएगा, ये हमारा मोल। इतना हमारा आंसर आ जाएगा जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं समझ रहे होंगे। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर आप क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं आपको कह दूं बाबू, जब तक न्यूमेरिकल अंत तक नहीं जाता, अंत तक समाप्त नहीं होता, तब तक बहुत सारे स्टूडेंटों को डाउट रहता है। पहले पूरा हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्यों ऐसा हमने किया, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए अब हमने क्या निकाल लिया? एथेनॉल का भाई हमने मोल निकाल लिया है, फिर से मोल मतलब जल का भी मोल निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे लिखना है तब, अगर हमसे कोई पूछ जाए तब कुल मोलों की संख्या, कुल मोल मतलब क्या होता है? कुल मोल मतलब होता है विलियन की मोल, विलियन का ही तो मोल है ना, विलियन का मोल। अगर हमसे कुल मोल कह दे या बिलियन का मोल कह दे तो कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं विलियन किससे किससे मिलकर बना है जी? तो एक है हमारा एथेनॉल से और दूसरा हमारा जल से, इन्हीं दोनों से मिलकर बिलियन बना हुआ है। तो एथेनॉल का हमने मोल कितना निकाला है? एथेनॉल का मोल है हमारे पास 2.02065 है, और जल का जो मोल है वो 0.278 है, यही ना है जी। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुल मोल चाहिए, तो कुल मोल बराबर क्या हो जाएगा? कुल मोलों को हम m से दर्शा दे रहे हैं, m इक्वल टू इतना हम लिख देते हैं 2.065 प्लस 2.078, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इन सभी को ऐड करें तो देख लीजिए कैसे होगा, 2.065 अब प्लस यहाँ पे 0.278,
यही ना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 8 5 कितने हो जाएंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13 1 14 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.343, ये आपका आ जाएगा जी। इतना आ गया ना, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसे पहली बात ये हमारा कुल मोलों की संख्या हो जाएगा, कुल मोलों की ये संख्या हो गया। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था, अभी तक आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा, अगर फिर भी आप देख रहे हैं तो भैया आपके पेशेंस को मैं सलाम करता हूँ, आपने सब्र रखा ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सब समझ में आएगा, आप पेशेंस रखिएगा। थोड़ा सा मैं जानता हूँ ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं पहले ही, तो थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इथेनॉल का और जल का मोल भिन्नता ज्ञात करना, यही ने कहा है जी। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, अब हम लिखते हैं, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखते हैं कि एथेनॉल का मोल भिन्नता, याद रखेंगे भिन्नता कहें या इसी को मोल प्रभाज कहते हैं। तो इथेनॉल का जो मोल भिन्नता इक्वल टू होता है एथेनॉल का भार, एथेनॉल का भार अब बटे क्या हो जाता है अणु भार, सॉरी फॉर्मूला हमने गलत बोल दिया, एथेनॉल का मोल होता है, एथेनॉल का मोल अब बटे क्या हो जाता है, बटे होता है कुल मोल, कुल मोल, ये आपका फॉर्मूला होता है। एथेनॉल का मोल बटे कुल मोल होता है। तो यहाँ पे एथेनॉल का मोल भिन्नता जो होता है, मतलब एथेनॉल का मोल भिन्नता m दर्शा दे रहे हैं, एथेनॉल का मोल, तो एथेनॉल का यहाँ पे देखिए मोल हमने ज्ञात किया था कितना 2.065 हमने ज्ञात किया था, और कुल मोलों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.343 है। तो ये अगर आप भाग देते हैं तो लगभग यहाँ पे 0 पॉइंट में चला जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है 0 पॉइंट, ये आपका अगर भाग देते हैं तो 0.8813 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल का, ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल का मोल प्रभा मतलब मोल प्रभाज या मोल भिन्नता हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। ठीक है, दूसरी बात, अब हमें क्या, एथेनॉल का तो हमने ज्ञात कर लिया, जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो जल का मोल भिन्नता, और जल की मोल भिन्नता इक्वल टू होता है जल का मोल बटे कुल मोल, जल का मोल बटे कुल मोल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम निकाले इसका तो जल के मोल को m से लिख देते हैं। जल का मोल, जल का मोल कितना है भैया, तो जल का मोल यहाँ पे देख सकते हैं 0.278 है, इतना ही है ना बाबू, इतना ही है, ठीक है। कुल मोल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, कुल मोलों की संख्या है कितना 2.343 है। अब या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दें, जिनको नहीं आता है मतलब भाग देना, ठीक है, या कठिनाई हो रही है तो या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दें, इतना भी आपको फुल नंबर मिलेंगे, उससे टेंशन ना लें। या आप इसको भाग देकर भी देख सकते हैं, तो समय तो नहीं है उतना भाग देने का, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 0.1187 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने जल का भी क्या निकाल दिया, मूल भिन्नता ज्ञात कर लिया है। अब बाबू समझिएगा, अब हम आपको बता रहे हैं, चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सब्र रखने के लिए धन्यवाद आपका। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया था, कहा गया था कि 95% एथेनॉल है, तो इसमें कह रहे 95% एथेनॉल है, तो एथेनॉल युक्त रेक्टिफायर स्प्रिट में एथेनॉल का और जल का मोल भिन्नता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें संकेत दिया गया है, संकेत ये दिया गया है कि अगर 95% ये एथेनॉल है और इसमें एथेनॉल के साथ साथ जल भी है,
तो जल का मतलब जल जो है वो 5% है। यहाँ पे बताया नहीं कि हमें 5% है, बट हमें समझ में आ गया कि 100% कुछ होगा विलियन, तो उसमें से 95% एथेनॉल है, तो जल मतलब 5% है। तो यहाँ पे द्रव्यमान द्वारा लिखा गया है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एथेनॉल का भार जो है वो 95% है और जल का भार है वो 5% है। ठीक है ना, इतनी बात समझ के हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अणु भार दोनों का निकाला, इन दोनों का। क्यों हमने अणु भार निकाला? क्योंकि हमें पता था कि हमें मोल मतलब एथेनॉल का भी मोल क्या चाहिए और जल का भी मोल हमें ज्ञात चाहिए, इसीलिए मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। तो इस अणु भार का मान मोल की ज्ञात करने के लिए अणु भार हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो अणु भार निकाल लिया। अणु भार जैसे ही भार अणु भार मिला तो हमने एथेनॉल का पहले मोल निकाला है, फिर जल का भी मोल निकाल लिया। जब दोनों का हमने निकाल लिया उसके बाद आता है तब अब हमने मोल क्यों निकाला, ये भी दिमाग में आ रहा है। तो ये सोच लीजिए कि देखिए हम जानते हैं, पहले से हमें फॉर्मूला कंठस्थ था, हमें पता था कि एथेनॉल की मोल भिन्नता इक्वल टू होता है एथेनॉल का मोल। तो ये बताइए जब हम एथेनॉल का मोल नहीं निकाले होते तो कैसे हम मान यहाँ पे पुटअप करते हैं, इसीलिए एथेनॉल का हमने मोल निकाला है। अब फिर से कुल मोल आता है, तो कुल मोल मतलब एथेनॉल का भी मोल और जल का मोल दोनों को निकाल के पहले जोड़ लेंगे तो ही तो कुल मोल होगा। तो कुल मोल भी चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुल मोलों की निकाला है और यहाँ पे तब मान पुटअप किया तो आया। फिर से जल के भी मोल भिन्नता इक्वल टू जल का मोल, तो जल का मोल हमने यहाँ से लिखा और कुल मोल हमने यहाँ से लिखा है, तो मान रखा है, तब यहाँ पे इतना आया है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही दूरदर्शी सोच आपको रखनी पड़ेगी अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। और ये दूरदर्शी सोच एक दिन में नहीं आने वाली, ये दूरदर्शी सोच आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समय देंगे दोस्त, उतने ही आएगी आपको। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है आपको, हम प्रैक्टिस अभी यहाँ पे तो करा ही रहे हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना। परेशान ना हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब्र के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छी बात है, कोई नहीं जी। एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम देने के लिए माफी चाहता हूं, बट समझ में तो आना चाहिए ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि 10 ग्राम नेफिथॉल, ठीक है ना, यहाँ पे नाफ्थेलीन, यहाँ पे 10 ग्राम नाफ्थेलीन को 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 200 ग्राम हम किस में घोल रहे हैं, 200 ग्राम बेंजीन में हम घोल रहे हैं। तो घोलने पर हिमांक का, याद रखेंगे, हिमांक इतना घट जाती है। घटने का मतलब हिमांक का अवनमन का मान दिया है। तो बेंजीन में हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक कहें या नियतांक कहें, उसका मान इतना है। तो हमसे कह रहा है कि इस नेफेथॉल का अणुभार, इस नेफेथॉलीन का अणुभार ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। चलिए हम ज्ञात करेंगे, पहले समझिएगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दे आपको 2-3 बार पढ़ना है, आपको बस ओनली ये पता करना है कि ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये किसका मान है। और जब मान आपको पता चल जाए कि इसका इसका है तो दिया है करके लिखते हैं। तो वही हम भी यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहली बार हम यहाँ पे हल लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहली बात 10 ग्राम नेफेथिलीन है, इसको 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब क्या है, इस नेफेथिलीन को हम बेंजीन में घोल रहे हैं। तो हम जानते हैं जो घुलता है, ठीक है ना, वो विलेय होता है, और जो घुलाता है अपने अंदर वो विलायक होता है। तो इसका मतलब ये विलेय का भार है, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये विलेय का भार है। अब भार कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में ग्राम आ रहा है, तो इसीलिए हमें पता चला कि ये भार का वैल्यू दिया गया है। तो विलेय के भार को स्मॉल w से दर्शाते हैं और वो कितना है, 10 ग्राम है, ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। फिर से ये हमारा क्या है, विलायक का भार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये, हाँ ये हमारा क्या है, विलायक का भार। तो विलायक के भार को हम कैपिटल W से दर्शाते हैं और ये 200 ग्राम है, तो ये हमने 200 ग्राम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि घोलने पर घोल का हिमांक इतना घट जाता है,
देखिए घटने की बात कहा है, घटने को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं और वही यहाँ पे बढ़ने को कहता है तो हिमांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है ना। तो हिमांक का अवनमन यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन को हम kf से दर्शाते हैं और kf का मान दिया है 0.744 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दिया गया है। फिर से कह रहा है कि बेंजीन के हिमांक अवनमन नियतांक, तो यहाँ पे फिर से कह रहा है कि बेंजीन के हिमांक का अवनमन है ना, kf से नहीं थोड़ी tf से प्रदर्शित करते हैं, माफी चाहूंगा मैं, इसको tf से दर्शाते हैं, ये हमने लिख दिया। हिमांक अवनमन नियतांक का मान दिया है, हिमांक अवनमन नियतांक जो है वो है kf, तो kf का वैल्यू जो है वो 5.12 केल्विन किलो और उसके बाद क्या है प्रति मोल है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमसे कह रहे हैं नेफ्थालीन का अणुभार ज्ञात करने के लिए। नेफ्थालीन क्या है, नेफ्थालीन है विलेय, तो विलेय का ही अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विलेय का अणुभार। अब विलेय के अणुभार को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं और यही हमको वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए ये बताइए इतना आप काम खुद कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं ना, कर लेंगे जी, मैं आशा करता हूं कि आप इतना तो कर ही लेंगे। तो हमने केवल क्या किया है, क्वेश्चन से लिखा हुआ है। अब हमें याद रखना है कि हमें कैपिटल M का वैल्यू चाहिए। तो चूंकि हम एक बात जानते हैं, क्या हम जानते हैं दोस्त, यहाँ पे समझिएगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अणुभार M = होता है 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w बटे tf डेल tf और गुणे क्या होता है कैपिटल W। ये बताइए ये आप फॉर्मूला जानते हैं या नहीं, ये सभी फॉर्मूला, ये सभी लोग, मुझे याद है कि मुझे आशा है कि मैं जानते होंगे ये सभी, ये हमने सब फॉर्मूले पहले ही करा दिया है, ठीक है ना। तो ये आप फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तुरंत आप इसको याद कर लीजिएगा। अणुभार M = इतना होता है, M = ये सब होता है, ठीक है ना। हमें अणुभार ही चाहिए, विलेय का अणुभार। तो अब चलिए हम मान रखते हैं, निकल जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे अब कुछ करना है जी, अब क्या करना है, कुछ नहीं। M = यहाँ पे 1000 है तो 1000 हमने लिख दिया, गुणे यहाँ पे kf है, kf का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, kf का वैल्यू है 5.12। स्मॉल w का मान यहाँ पे दिया है 10 ग्राम, तो ये हम लिख देंगे 10, फिर से यहाँ पे बटे tf का वैल्यू दिया है, tf का वैल्यू है 0.744 दिया गया है, गुणे कैपिटल W का वैल्यू है 200, तो ये हम लिख देते हैं 200। इतनी बात हमने कर दिया। बताइए इतना वैल्यू आप रख देंगे, आप इसको गणना आप कर सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग तो आना ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है। अब इतना अगर आप कर लेंगे तो M का मान निकल जाएगा, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कोई हार्ड था जी, हार्ड तो नहीं है, बट यही क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आपका M = यहाँ पे देखिए क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे पास देखिए यहाँ पे 1000 है तो 100 हम लिख देते हैं इसको, और यहाँ का 10, एक जीरो, देखिए एक जीरो जो है ना, यहाँ का एक जीरो, मतलब चुपचाप अगर हम आपको कहें तो इस 1000 को हम चाहें तो 100 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 का 100 में गुणा कराएंगे तो वही हो जाएगा। और ये 5.12 है, अब फिर से ये 10 लिख दिए। अब देखिए अगर हम 5.2 है ना, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो ये 91.2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 10 का सोचिएगा, 5.2 में ये 10, मतलब 5.2 में ये 10 का गुणा कराए तो इतना आया। अब फिर से हम इतना 5 मतलब
51.2 हमने ले लिया और इसमें फिर से हम इस 10 से हम गुणा करा देते हैं। इस 10 से अगर हम गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो यही हम बात यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि ये दोनों 10 हटेंगे तो ये 512 हो जाएगा। तो यही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 100 गुणे और ये 512 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये 200 अगर इसमें गुणा होगा ना तो 200 को हम गुणा नहीं कराते हैं, हम इसको सोचिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में ही जगह कम है तो मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 7.44 है और ये 200 को हम चाहें तो 100 और गुणे 200 2 लिख सकते हैं। अरे भैया 100 दूना 200 हो जाएगा, वही बात है। अब इस 100 का अगर इसमें गुणा करा देंगे ना, इस 100 का इसमें गुणा कराएंगे तो 2 जीरो है तो ये 0.2 अंक इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 74.4 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा, इतना होगा ना। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि यहाँ पे कितना लिख देंगे, 74.4 लिख देंगे और गुणे 2 कर देंगे। यही बात हम लिख दिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कैसे ये हो रहा है। इतनी बात समझ के अब इसको अगर हम यहीं पे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा क्या मिलता है। अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो कुछ खास नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा, अगर हम चाहें तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है कि ये 512 है और 2 जीरो इसमें जुड़ जाएगा तो ये 51,200 हो जाएगा। अगर इसका हमने इसमें गुणा करा दिया तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 148.8 हो जाएगा। इतना आपका हो जाएगा जी। अब इतना हो गया तो अब चुपचाप हम इसमें इनका भाग करा देंगे, ठीक है ना। इसमें हम इनका भाग करा सकते हैं। अब भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 344 कितना आ जाएगा, 344.86 आ जाएगा। ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना यहाँ पे आ गया आंसर आपका जो आएगा, m = 344.08 ये आपका आ जाएगा ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। 344.086 आ जाएगा यहाँ पे, ये आप याद रखेंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इन दोनों का भाग दिया गया है तो इतना आया है। अब आप भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना आ जाएगा। अगर आपको भाग देने नहीं आता तो यहाँ पर भी इतना भी आंसर लिख देते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कटेगा या आपको नहीं मिलेगा या गलत मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो स्टेप यदि आप सही किए हुए हैं तो फुल नंबर मिलेंगे जी। आशा करता हूँ समझ के होंगे। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ होमवर्क आपको मैं दूंगा तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा टाइप का हमारा क्वेश्चन है कि 1 विलियन, सब अलग अलग प्रकार का हम ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, याद रखेंगे, सभी को प्रैक्टिस करना है। कह रहे हैं कि 1 विलियन में वाष्प दाब इतना है, मतलब 23.8 मिलीमीटर और Hg है, मतलब मिलीमीटर, जो हमारा Hg क्या है, पारा है ना, तो वही है जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, 26.7 है मिलीमीटर और Hg क्या है, पारा है। तो विलायक का मोल भिन्नता, विलायक का क्या हमें ज्ञात करना है, विलायक का मोल भिन्नता हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिएगा क्या हो रहा है। सबसे पहली बात हमने कहा ना, क्वेश्चन को पढ़कर जो वैल्यू है उसको समझते जाना है और लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया गया है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे 1 विलियन है, उसका वाष्प दाब इतना है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं विलियन का वाष्प दाब। तो विलियन का वाष्प दाब जो दिया गया है वो 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये हमने लिख दिया।
उसके बाद कह रहा है कि जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है, तो जबकि यहाँ पे जबकि दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जबकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो 26.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ये हमसे कह दिया। हमसे क्या कह रहा है, विलायक का मूल भिन्नता ज्ञात करना है। ये जो क्या है, विलायक का, शुद्ध विलायक का इतना दिया गया है वाष्प दाब, हमें विलायक का मूल भिन्नता ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं तब विलायक का मूल भिन्नता, विलायक का मूल भिन्नता। तो हम विलायक का मूल भिन्नता इक्वल टू, हम ये इतना बात जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि विलायक का मूल भिन्नता इक्वल टू होता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बटे क्या होता है, मतलब हम क्या जानते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अब बटे हम क्या जानते हैं, बटे हम जानते हैं विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये फॉर्मूला होता है, ये हम आपको यहाँ पे इसलिए करवा रहे हैं जिससे आप ये फॉर्मूला याद कर सकें कि कभी कभी जो विलायक का मूल भिन्नता अगर इस फॉर्म में दे, वाष्प दाब के फॉर्म में, तो इस तरीके से लिखते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ऊपर, अब विलयन का वाष्प दाब नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आप। अब देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो मूल भिन्नता को हम कैपिटल M से यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, और यहाँ पे शुद्ध विलायक का मूल वाष्प मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, 26.7 है। अब विलयन का वाष्प दाब कितना है, 23.8 है। इतना ही है ना जी, इतना है। अब इसका भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आप भाग देंगे तो निकल जाएगा। एक मिस्टेक हो गया भैया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ना, अब विलयन का वाष्प दाब है। ओहो, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे मैं माफी चाहूँगा, यहाँ पे फॉर्मूले में ही हमने गलती कर दिया है। ये होगा विलयन का वाष्प दाब ऊपर होगा, और फॉर्मूला ये होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब नीचे होता है, शुद्ध विलायक। ये मैं माफी चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था। फॉर्मूले में विलयन का वाष्प दाब ऊपर लिखते हैं और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब नीचे लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू भी थोड़ा अलग हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब कितना है, विलयन का वाष्प दाब है 23.8 है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो 26.7 है। तो या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दें, या इसको अगर आप भाग देते हैं तो भाग देंगे तो जाहिर सी बात है दशमलव में आएगा, दशमलव में आएंगे ही, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो 0.891 ये आपका क्या आ जाएंगे, 0.891 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मूल भिन्नता का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक नहीं लिख रहे हैं। सॉरी, चलिए इतनी बात आप लिख लिए होंगे। ठीक है, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अपने आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। सॉरी, चलिए कोई नहीं जी, कोई नहीं। ठीक है, यहां पे हमारा अगला 4th नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा दोस्त। ठीक है ना, देखिए एक एक टाइप के क्वेश्चन को आपको रिपीट करते हुए चलना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल।
आपका काम क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ना, जो वैल्यू दिया है उसको जानना कि किसका किसका वैल्यू है, उसको नीचे लिखना। तो यहाँ पे देखिए 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है। देखिए समझिएगा बात को, 1 लीटर विलियन है उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है तापमान जो है वो इतना डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब परासरण दाब ज्ञात करना है, ठीक है ना। समझिएगा 1 विलियन है, बात को यहीं पे ज्यादा स्टूडेंट समझते हैं। देखिए विलियन है तो जाहिर सी बात है विलेय और विलायक होंगे, तो 5 ग्राम ग्लूकोज है, यहाँ पे 1 लीटर विलियन है, तो इसका मतलब ये विलियन का आयतन का मान दिया है। अब 5 ग्राम ग्लूकोज घोला है, तो 5 ग्राम ग्लूकोज घुला है, इसका मतलब ये ग्लूकोज मतलब क्या है, जो घुलता है वो विलेय होता है, तो इसका मतलब विलेय का भार है ये, ठीक है ना। तो यही मान ज्यादातर स्टूडेंट पकड़ नहीं पाते हैं कि कैसे ये कहाँ से कैसे आपको पता चला। बाबू ये सब डीप में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का, तो इसीलिए हमें पता चल गया कि विलियन का आयतन का मान इतना दिया है। ये 5 ग्राम ग्लूकोज घुला है, मतलब जो घुल गया, जैसे कि चीनी घुलता है वैसे ग्लूकोज घुलता है। चीनी क्या है, एक विलेय है, अब पानी क्या है, विलायक है, वैसे ग्लूकोज क्या है, विलेय है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, विलियन का आयतन। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो विलियन का यहाँ पे आयतन मतलब V का मान दिया है वो 1 लीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 5 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का भार, तो यहाँ पे ग्लूकोज का यह भार, ग्लूकोज मतलब क्या है, विलेय का भार। ग्लूकोज की जगह पर हम विलेय लिख सकते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ विलेय। तो यहाँ पे विलेय का जो भार दिया है वो स्मॉल w से दर्शाते हैं, तो वो कितना है जी, वो 5 ग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बाद तापमान दिया गया है, मतलब T का मान दिया गया है, तापमान वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब परासरण दाब ज्ञात करना है, जहां पे R का मान, R है गैस नियतांक, R क्या होता है, गैस नियतांक होता है, ये हम पढ़े हुए हैं तो हमें पता है। तो गैस नियतांक R इक्वल टू क्या दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 0.0821, और ये क्या दिया है, लीटर एटीएम प्रति मोल और केल्विन, ये हमने लिख दिया है। तो ये देखिए ये वैल्यू दिया है, और हमसे अंत में क्या कहा गया है कि परासरण दाब ज्ञात करना। अब बहुत सारे स्टूडेंटों से अगर मैं पूछूं, बाबू बताइए आप परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो कहेंगे भैया हमें पता नहीं है, तो कैसे होगा। अब आप कहेंगे कि सर हमने आप कहेंगे कि आपने फॉर्मूले नहीं बताए हैं, तो अगर ये ऐसा कहेंगे आप, तो मैं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं। हमने पूरी केमिस्ट्री का फॉर्मूला बता दिया है, पूरी हमने फिजिक्स का भी एक ही वीडियो में फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, तो उसको पढ़ेंगे तब ना, सर्च करने आना चाहिए। आप यूट्यूब पर कभी लिखे होते कि क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ब्रदर सर, सर्च किए होते वीडियो हमारे मिल गया होता, या आप सर्च किए होते यूट्यूब पर क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ब्रदर सर, सिस्टमेटिक सर्च तो करते, मिल जाता तो आप पढ़ाई कर लेते, बट करेंगे थोड़ी नहीं आप तो कहेंगे बस कमेंट सेक्शन में भैया नहीं किए, तो कहने से थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे, तब हम लिखा देंगे कि वाष्प दाब, सॉरी परासरण दाब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब P इक्वल टू क्या होता है, परासरण दाब को हम म्यू से भी, मतलब म्यू से भी हम दर्शाते हैं या P से भी। तो परासरण दाब N इक्वल टू N/V, और क्या होता है RT यहाँ पे होता है, ये हम जानते हैं। परासरण दाब बराबर क्या होते हैं, N/V और RT होता है, इतनी बात जानते हैं। जहाँ N क्या है, मोलों की संख्या, मतलब मोल है, और T क्या है, V क्या है, विलयन का आयतन है, R क्या है, R है गैस नियतांक, T क्या है, तापमान है। अब हम जानते हैं कि मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है।
मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। तो भार को W से स्मॉल और अणु भार को कैपिटल M से दर्शाते हैं, तो यही हम लिख देंगे। तो यहाँ पे N के जगह पर यदि W/M लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ये हो जाएगा कि P इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा W बाई क्या होता है M भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R और T हो जाएगा। इतना हो गया ना, चलिए इतना हो गया, ठीक है ठीक है, इतनी बात हो गया। अब यहाँ पे अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो P इक्वल टू क्या मिलता है, अब देखिए एक एक करके सॉल्व करेंगे सब निकल जाएगा। आप समझे ना, N इक्वल टू W/M होता है, तो वो हमने मान रख दिया है, तो ऐसे आ गया। अब समझिएगा, अब एक एक करके मान रखेंगे निकल जाएगा। W का मान, स्मॉल W का मान कहाँ पे है, स्मॉल W का मान है 5, तो हम ऊपर लिख देते हैं 5। M अभी है, M का मान कहाँ पे है जी, M का मान नहीं है, ठीक है ना, अभी नहीं है हमारे पास, चलिए कोई नहीं है, M के जगह पे M ही लिख देते हैं। V का मान है 1 लीटर, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, गुणे R का मान कहाँ पे है जी, R का मान है 0.0821 गुणे T जो है, T हमारा है 27, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हमें M का मान पता होता तो मान रखते निकल जाता ना। तो अब हमारा लक्ष्य है कि M का मान निकालना पहले। तो M का मान M क्या है, M है विलेय का अणु भार। विलेय यहाँ पे क्या है, विलेय यहाँ पे ग्लूकोज ही है ना, 5 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणु भार निकालना है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यही ना होता है जी। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं तो 6, तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या है 6 और कार्बन का परमाणु भार होता है 12। फिर से हाइड्रोजन की संख्या है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ऑक्सीजन का संख्या है 6, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 8 दूना 16, तो 16 होता है, इतना हमने लिख दिया। अब 12 छक कितना होता है, 6 दूना 12, तो 2 और 6 एक साथ, 12 छक 72 हो जाता है। अब 12 एकम में 12, अब प्लस 16, 4 छक 36, 6 और 6 3 9, 16 छक्के 96 हो जाएगा। अगर हम इन सभी को ऐड कर ले, 6 2 8 2 10 0 हो जाएगा, 9 1 10 7 17 1 18 180 आ जाएगा। 180 जो आया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 जो आया ये हमारा हो जाएगा अणु भार। तो अणु भार कितना निकल गया, 180 निकल गया है, 180 निकल गया है अणु भार। ग्राम प्रति मोल हम कहते हैं, तो ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। तो देखिए ये अणु भार निकालना हमने सिखाया हुआ है, आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं, अणु भार निकालना सीखे ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए हमने M का मान निकाल लिया 180, तो वही डायरेक्ट हम यहाँ पे पुटअप करेंगे 180। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुटअप करेंगे 180। चलिए तो 180 यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है ना। समझे ना कैसे निकाले हैं, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। अगर हम P इक्वल टू लिख, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, और देखिए कितना हो जाएगा, 5 गुणे 0.082 हो जाएगा। और ये 27 के हमारा तापमान है। अच्छा ये देखिए 27 डिग्री सेल्सियस में है ना, तो केल्विन में हम चेंज करते हैं न्यूमेरिकल में। तो अगर सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से हम इसमें जोड़ देते हैं। तो 273 अगर हम जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 7 2 9 1 0 10 और 3, मतलब ये 300 केल्विन हो जाएगा जी। तो यहाँ पे तापमान का जो मान आया वो 300 केल्विन आया, तो इसलिए यहाँ पे हम 300 लिख देंगे, ठीक है ना। ये भारी मिस्टेक हो रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए हमने सुधार कर लिया, और यहाँ पे 300 हम लिख देते हैं, और बटे 180 हमने लिख दिया, इतना हमने कर दिया ना। आप समझिएगा इस 300 से ना, ये देखिए अगर हम 300 का इसमें गुणा करा देते हैं तो देखिए क्या होता है, ये कट जाएगा। P इक्वल टू ये 5 आ गया,
ये 300, इसमें अगर ये 300 है तो 0.082 है। अब इसको अगर हम चाहें तो 100 गुणे, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बटे 180 हमने लिख दिया। अब देखिए ये 100 इसमें गुणा होगा ना, तो 2 जीरो है तो ये 0.2 अंक इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, P = क्या आ जाएगा, ये देखिए 5 आ जाएगा। इस 3 को इसी के पास लिख देते हैं, 3 लिख दिए। और ये 100 अगर इसमें गुणा होगा, ये 0.2 अंक इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब 8.2 आ जाएगा। अब बटे 180 आ जाएगा। इतना आ गया ना। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 छक 18 होता है, तो ये 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और 60 बार में 3 छक 18, 60 बार में कैंसिल। और ये 5 एकम में 5 और 12 25 60 होता है, 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे 12 आया, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 8.2 आ गया और नीचे आ गया 12। अब 12 से यदि आप 8.2 में भाग देंगे तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 78, मतलब 78 0.682, ये आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, या तो आप आंसर यहीं पे इतना पे ही छोड़ दें, या आप लिख दें P = 0.684 आपका आंसर आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे भाग नहीं सिखाने वाला, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे ये हुआ है। केवल हमने ये वैल्यू हमने यहीं से लिखा हुआ है, ये हमने फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है, ये वाला फॉर्मूला, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इन दोनों को, मतलब ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिएगा। मान पुटअप किया है, आ गया है। एक चीज आप याद रखेंगे जो मैंने मिस्टेक किया, कि ये जो तापमान है वो डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा दे देता है, तो उसको केल्विन में हम चेंज करते हैं और केल्विन वाला ही मान रखते हैं। अगर आपने 27 रख दिया होता तो पूरी तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाता, जो कि हमें करनी नहीं है। स्क्रीनशॉट। चलिए जी, कोई बात नहीं, 1 घंटे होने वाले हैं मैं जानता हूं, बट कोई नहीं जी, अभी तो हमने शुरुआत किया है। आज की क्लास पूरी शाम, मतलब मैं कह सकता हूं अभी लगभग, मतलब ये आधे घंटे से, मतलब 1 घंटे लगभग अभी चलने वाली हैं। आप सब्र रखेंगे, कंसिस्टेंट हम पढ़ेंगे जी। अब न्यूमेरिकल अगर हम केमिस्ट्री का कंप्लीट कर रहे हैं तो करते हुए चलेंगे। अभी तक देखिए, अभी हम एक एक प्रकार के ही न्यूमेरिकल करा रहे हैं, एक एक टाइप का, अलग अलग टाइप का। ऐसा नहीं है कि एक टाइप का कराकर उसका रिपीट हम करा रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, आपको सब कुछ कराएंगे एक एक करके। आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। ये आ गया, देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, वो पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल था, 4 प्रकार का हमने कराया। अब हमारा दूसरे जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, उसका ये न्यूमेरिकल है। और इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके वैद्युत रसायन चैप्टर में। यहाँ पे एक तीर है जी, देख लीजिए क्या क्या कहता है, समझिएगा। सबसे पहले कहता है निम्न अभिक्रिया वाले सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है कि सेलों का विद्युत वाहक बल, सेलों का हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। जहाँ पे एक हमें समीकरण यहाँ पे दिया गया है, Z सॉलिड है, यहाँ पे देखिए Z + 2Ag + Z2+ है और +2Ags है। जहाँ पे यदि यहाँ पे कह रहा है कि E0, जहाँ पे ये जिंक जो है Zn+ से क्या हुआ है, Zn, मतलब Zn से Zn+2 हुआ है, तो इसका मान यहाँ पे दे दिया है। अब फिर से यहाँ पे E0 Ag है, E0 जो Ag है ना, वो Ag+ में मतलब चेंज हुआ है, तो इसका मान यहाँ पे हमें दे दिया है। तो ये हमें दे दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, मैं जानता हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो समझिएगा। हमसे कह रहे हैं सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। अगर हम इस अभिक्रिया को देखें तो हमें क्या देखना है, हम ये देखेंगे कि ये जो Zn है वो Zn2+ में बदल रहा है, ठीक है ना। बात को समझिएगा, जो हम इतना आप समझ रहे हैं कि Zn, जो Zn है वो किस में बदल रहा है, वो Zn2+ में बदल रहा है, Zn2+ में बदल रहा है।
बदल रहा है कि नहीं? जो Zn है वो Zn2+ में बदल रहा है, जाहिर सी बात है, ये तो सब आप देख ही रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है ना। ये जो Zn है वो Zn2+ में बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं आपको अच्छे से कहूँ तो ये Zn है, ठीक है, और Zn पर कोई चार्ज नहीं था, अब इधर चला गया तो वो Zn2+ हो गया है एक्वा में, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखिए इसका मतलब Z से Z2+ आया। 2+ कब आता है? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तभी जाकर इस पर 2+ आया है। तो जो इलेक्ट्रॉन, ये Zn ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना उस पर क्या होता है? उस पर ऑक्सीकरण होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है, और जो ऑक्सीकरण कराता है ना, जो ऑक्सीकरण कराता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। जो ऑक्सीकरण कराता है उसे एनोड कहते हैं। तो ये हमारा एनोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जिंक क्या है? एनोड हो जाएगा। दूसरा जो हमारा आता है कि देखिए जिंक जो है Zn2+ में बदला है, और ये Ag+ है वो Ag में बदला हुआ है। तो मतलब दूसरा जो है Ag+ है, अभिक्रिया के बाद क्या हुआ है? ओनली Ag हुआ है, ठीक है ना, Ag सॉलिड हुआ है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया हुआ था, फिर से उसने लौटा दिया है, इसलिए यहाँ पे Ag पर एक भी चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक किसी को 1+ मतलब किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था तो इस पर 1+ था, बट फिर से उसने दे दिया तो ये प्लस भी हट गया है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिर से लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम क्या कहते हैं जी? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन की क्रिया होती है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और जिस पर अपचयन होता है उसको हम जानते हैं कि वो क्या होता है? कैथोड होता है। वो क्या होता है? कैथोड। तो ये हमारा कैथोड प्लेट हो गया। तो सबसे पहले इतना आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है। इतनी बात समझ के तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि E0 और ये हमें दे रहा है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जिंक जो है वो एनोड है। तो इसका मतलब जो हमारा एनोड का जो मान यहाँ पे दिया गया है, तब यहाँ पे हम समझ गए हैं कि जिंक मतलब एनोड, मतलब E0, और यहाँ पे जिंक क्या है? ये एनोड है। तो इसका मतलब जिंक एनोड का ही ये मान दिया गया है, एनोड। तो जिंक एनोड का जो मान दिया है वो 0 मतलब -0 है, -0.76 वोल्ट है। इसके बाद दूसरा हमें एक और वैल्यू दिया गया है जो है E0। हम इतना जान गए कि जो Ag है वो कैथोड है, तो कैथोड का मान दिया गया है, मतलब कैथोड का ये विद्युत वाहक बल का मान हमें दिया गया है जो है +0.0 मतलब 0.80 वोल्ट। तो ये हमें 2 मान हमें यहाँ से पता चल गए कि ये हमें वैल्यू में दिए गए हैं। एक क्या है? एक एनोड का विद्युत वाहक बल है और एक कैथोड का विद्युत वाहक बल है। हमें सेलों का विद्युत वाहक बल चाहिए। तो जब हम इन दोनों विद्युत वाहक बलों को जोड़ देंगे तो हमें कुल मिल जाएंगे सेलों का विद्युत वाहक बल। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं जी। सेलों का विद्युत वाहक बल चाहिए तो हम लिख देते हैं सेलों का विद्युत वाहक बल। सेलों का विद्युत वाहक बल E0 सेल। E0 सेल मतलब सेलों का विद्युत वाहक बल। तो E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड प्लस E0 एनोड। ये फॉर्मूला होता है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले पे अगर हम रखते हैं मान, ये जो फॉर्मूला है उस पर इन दोनों के हम मान को क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही पुटअप करेंगे तो मिल जाएगा E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है, ठीक है ना। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड। E0 कैथोड कितने है? 0.80 है। तो ये 0.80 है, फिर से माइनस, और उसके बाद क्या है? E0 कैथोड है। E0 कैथोड का मान है -0.76 है। तो यहाँ पे
0.76 है। तो ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। देख सकते हैं ये फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा मैं, ये माइनस ना होगा जी, ठीक है ना, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड होता है। तो यहाँ पे माइनस फिर से हमने वैल्यू पुटअप किया हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ई नोट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.80 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 0.76 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ई नोट सेल इक्वल टू सेलों का विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 7 में 14 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब 1 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 1.56 हो जाएगा। ये सेलों का विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा 1.56 क्या हो जाएगा, सेलों का विद्युत वाहक बल हो जाएगा, जिसका मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट हमने लिख दिया। समझ रहे हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन देता है, अगर सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने को कहे तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेलों का विद्युत वाहक बल ई नोट इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए जी, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट अगला हम चलिए इस टाइप के एक और, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके थोड़ा सा मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले सेलों को निरूपित कीजिए। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये एक अभिक्रिया दिया गया है, इसमें सेलों का निरूपण करना है। इसमें सेलों का, याद रखेंगे सेलों का निरूपण ज़्यादातर पूछा जाता है, सेलों का निरूपण कीजिए। उसके बाद कह रहे हैं इसमें ई सेल का परिकलन कीजिए। मतलब ई सेल का, हमें सेलों का, ई सेल का मतलब क्या हुआ, सेलों का क्या है, सेलों का इलेक्ट्रोड विभव है, सेलों का इलेक्ट्रोड विभव चाहिए। और यहाँ पे ई नोट सेल है, मतलब सेलों का विद्युत वाहक बल का मान इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बस एक नोट नहीं होता, नोट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इतने से ही पता चल जा रहा है ये सेलों का इलेक्ट्रोड विभव का मान पूछा जा रहा है। और यहाँ पे सेलों का, यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान दिया गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि ये हमारे पास जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें सेलों का निरूपण, मतलब निरूपित करना है। तो देखिए कैसे करते हैं सेलों का निरूपित, ये आप समझिएगा। इससे पहले मैं पीछे आता हूं, तो ये जो हमारे पास अभिक्रिया दिया गया था इसका भी निरूपण आप कीजिएगा, जब पहले मैं इसको समझा दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे सेल क्या है, MgS जो है, Mg है मैग्नीशियम, ये Mg2+ में बदला हुआ है, 2Ag+ है वो 2Ag पे बदला हुआ है, यही ना बदला है जी। तो अगर हम निरूपण करते हैं तो Mg को Mg के साथ, Ag को Ag के साथ लिखते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलों का, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेलों का निरूपण। ठीक है, सेलों का निरूपण हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, जो Mg है तो यहाँ पे सबसे पहले Mg लिखेंगे, ठीक है ना। आप किसी को पहले लिख सकते हैं, पहले हम चलिए Mg को ही लिख देते हैं। तो ये हमने Mg लिख दिया। Mg क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा, एक बड़ा सा ऐसे लकीर खींचेंगे तो Mg किस में बदल रहा है, Mg2+ में बदल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि Mg2+। इसकी सांद्रता कितना हमें दिया है, इसका सांद्रता हमें दिया है 0.130 मोल, ये हम इतना लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा पहला कंप्लीट होता है। फिर हम यहाँ पे 2 इस तरीके से लिखेंगे, ये क्या है, लवण सेतु है, तो 2 इस तरीके से बड़ी रेखा खींचेंगे। फिर अब दूसरे पे आएंगे कि जो Ag+ है वो Ag में बदला है, तो Ag+ जो है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, कॉल आया हुआ है, माफी चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है,
माफ़ी चाहूँगा दोस्त, ठीक है ना, मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि mg जो है वो mg2+ में बदला है, ऐसे लिख देंगे। फिर से ag2+ है, ag+ है जिसकी सांद्रता इतना है, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.0001 मोल है, ये हमने लिख दिया। आइए लवण सेतु यहाँ पे एक हम यहाँ पे इस तरीके से बड़ा सा लकीर खींचेंगे। Ag+ किस में बदला है, Ag में बदला हुआ है, तो AgS हम इस तरीके से लिख देंगे। ये ऐसे आपको कर देना है। यहाँ पे याद रखेंगे 2 जो है ना वो 2 आगे अगर यहाँ पे भी 2 आ जाता तो वो नहीं लिखना है, ओनली इस तरीके से आपको सबसे पहले लिख देना है। इतना आप कर देंगे कि नहीं? इतना तो कोई भी स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि इतना कोई भी स्टूडेंट मतलब आसानी तरीके से कर सकते हैं जी, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर देंगे। अब आपको समझना है, समझना यहीं पे मेन चीजें आती हैं समझने वाला। यहाँ पे ये समझना है कि Mg से Mg2+ बदला है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी तो इस पर 2+ आया है ना, क्योंकि प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन को देना, माइनस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना। तो इसका मतलब Mg था, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, अब 2+ आया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सी क्रिया होती है, मतलब वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और जहां पर ऑक्सीकरण होता है इसका मतलब ये जी Mg क्या है, कैथोड प्लेट है। ये क्या है, कैथोड है जी, सॉरी कैथोड नहीं, जो जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो हमारा एनोड होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एनोड है जी ये। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि Ag+ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ था, फिर से उसने वापस लौटा दिया, इसलिए इस पर एक भी चार्ज नहीं है, ये जो प्लस था वो भी हट गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है। जहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये आप इतना लिख देंगे। जो स्टूडेंट इतना लिख दिए यही है हमारा सेलों का निरूपण। इस तरीके से सेलों को निरूपित हम करते हैं जी। देखिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा आप कर देंगे तो इतना आपका हो जाएगा जी, ठीक है ना, ठीक है, इतना आप कर देंगे आपका हो जाएगा। तो यही हमसे कहा गया था सेलों को निरूपित कीजिए, तो इस तरीके से आप कर देंगे। ये बताइए इसका भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो हमारे पास सेल दिया है इसका भी आप निरूपित करके देखिएगा, ठीक है ना, बात में छोड़िए, इतना आप निरूपित कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हमसे इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि ई सेल का परिकलन कीजिए यदि ई नॉट सेल का मान इतना है। देखिए ई सेल मतलब सेलों का इलेक्ट्रोड विभव, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट समीकरण। अब नेक्स्ट समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट समीकरण का फॉर्मूला होता है ई नॉट मतलब ई सेल। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन होता है, फिर से लॉग होता है, और लॉग बटे क्या होता है, एनोड, और बटे क्या होता है, कैथोड होता है। ये आपको एक फॉर्मूला हमने यहां पे बताया हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको किसी हालत में याद कर लेना है। ये नेक्स्ट समीकरण का ही एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे। जब नेक्स्ट समीकरण हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक समीकरण हम बताते हैं, उस समीकरण अलग है, ये समीकरण अलग है, बट हमने एक ही मिस्टेक किया हुआ था, ये समीकरण हमने नेक्स्ट समीकरण जब पढ़ाया था तो नहीं बताया था, दूसरा हमने समीकरण बताया था। बट इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। हमसे कह रहा है कि ई सेल का मान ज्ञात कीजिए, जहां पे ई नोट सेल का मान यहाँ पे हमें दे दिया है, इतना होता है। यहाँ पे एन का मान मतलब मूलों की संख्या है, मतलब मूल का मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ है, यही है जी एन। फिर से लॉग है, एनोड और कैथोड है, तो एनोड यहाँ पे कौन है जी, एनोड यही है। तो एनोड का मतलब यहाँ पे एनोड हमने लिखा है, तो एनोड की सांद्रता से मतलब है, तो ये हमारा एनोड की सांद्रता दिया है। कैथोड की सांद्रता कहाँ पे, तो कैथोड यही ना है जी, कैथोड Ag, तो यहाँ पे कैथोड की सांद्रता है, मान रखेंगे निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए रख कर देखें क्या हम, चलिए रख कर देख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे कि भैया नहीं बताएं आप। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं ई सेल,
ई नॉट सेल का मान यहाँ पे दिया गया है, देखिए ई नॉट सेल का मान यहाँ पे दिया गया है वो है 3.17 माइनस 0.0591 और यहाँ पे n का मान चाहिए, n का मान यहाँ पे n का मान चाहिए। मैं आपसे कहूँ तो देखिए mg जो है ना, mg से देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बात को समझिएगा। mg जो है वो mg जो है mg2+ में बदला है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है। अब फिर से यहाँ पे 2Ag है, 2Ag प्लस है, इसका मतलब क्या है, 2Ag प्लस का मतलब क्या है, 2Ag प्लस का मतलब है एक Ag प्लस है, अब फिर से एक और Ag प्लस है, मतलब 2 Ag प्लस है। अब किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तभी जाकर ना ये क्या हुआ है 2Ag में बदला है। 2Ag का मतलब कि Ag अब फिर से Ag, यही ना है जी, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पहले ये 2Ag था, मतलब 2 प्लस चार्ज था, अब फिर से ये Ag से ये किस में बदला है, 2Ag में बदला हुआ है, इसका मतलब अब दोनों पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तो 2 का स्थानांतर, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो पता चल रहा है 2 का स्थानांतरण हुआ है। इसमें भी तो Ag प्लस में Ag बस हुआ है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हुआ है, 2 का हुआ है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है, यहाँ पे n का वैल्यू 2 का स्थानांतरण हुआ है, तो यहाँ पे n का वैल्यू हम ओनली 2 लिख देंगे। फिर से यहाँ पे log है तो log हम लिख देते हैं। अब ई कैथोड, अब यहाँ पे ई कैथोड का वैल्यू यहाँ पे है, सॉरी ई, हाँ जो हमारा एनोड है, तो ई एनोड का वैल्यू है 0.130 है। और ई कैथोड जो हमारा ई कैथोड है, ई कैथोड का वैल्यू है 0.0001 है, तो यहाँ पे 0.0001 है। तो इतना है ना, इतना हमने रख दिया। अब बताइए आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए मैं कर दे रहा हूँ। ई सेल इजकल टू यहाँ पे 1.7, यहाँ पे इतना आप समझिए माइनस 0.0591 हो जाएगा, बाई 2 हो गया, यहाँ पे log हो गया। अच्छा इसको आप समझिएगा, ये 0.130 है, इसको देखिए 0.0001 है, इसको हम चाहें ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 है ना, तो इसको हम चाहें तो 10⁻⁻4 हम लिख सकते हैं। इस दशमलव को हम इधर लाएंगे 4 अंक, तो 4 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। तो इसको अगर या तो हम इतना लिखें, ये 10⁻⁻4 लिख दें, तो यहाँ पे हम 10⁻⁻4 लिख देते हैं। ये सब गुणा भाग आपको आना चाहिए, कैसे ये सब आता है, ठीक है, नहीं सब मैथ का रूल है जी, कैसे हो जाता है। तो अब ये 10⁻4 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, तो देख लीजिए 1.7 माइनस 0.0591 अब बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे log ये हो गया। यहाँ पे अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 0.1 इतना था, अब गुणे क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि log m इंटू n होता है, ये हमारा हो जाता है log m प्लस log n हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। जब 2 गुणा में m n हो तो दोनों logs के साथ जुड़ जाते हैं, तो यही यहाँ पे भी काम होगा। यहाँ पे 3.17 माइनस 0.0591 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे log mn आता है तो log पहले इससे जुड़ जाएगा 0.130, अब फिर से यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे log हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इतना, अब फिर से log 10⁻⁻4 हो जाएगा, इतना हो गया ना, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3.17 हो जाएगा और माइनस 0.0591 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे समझिएगा ये log इतना है जी, log 0.130 है और log 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, log m के पावर n होता है ना, m के पावर n, तो ये n जो होता है ये पहले आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा n log m हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है
जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो पावर में क्या है 4 है, तो ये 4 यहाँ पे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात और थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है, वो क्या किया है 10 टू द पावर -4 है, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे ये -4 हमने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा मिस्टेक किया गया है, ये 4 होगा ओनली, 4 लिख देंगे। और ये 10 टू द पावर 4 है, ये 4 आगे चला आ जाएगा तो 4 log 10 हो जाएगा। इतना ही होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब समझिएगा, अब आपका ये हो ही गया है ई सेल का मान, अब थोड़ा सा हो ही गया है, बड़ा सा क्वेश्चन होता है, ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जी। उसके बाद यहाँ पे 0.0591 हो गया, अब बाई 2 हो गया। और लॉग इसका मान जो होता है वो आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में आपको इतना का मान देता है, ठीक है ना। इसका मान होता है 0.886, इसका जो इतने का मान मैं बोल रहा हूँ 0. यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा ही है ना जी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा ही है, मैं यहाँ पे चलिए कोष्ट में कर दे रहा हूँ। तो इसका मान होता है 0.886, इतना हो गया, ठीक है ना। अब प्लस लॉग यहाँ पे 4 है और गुणे log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पे हमने log 4 का मान लिख दिया। log 10 का मान होता है 1, तो 1 से हमने क्या कर दिया, ओनली गुणा करा दिया है, ठीक है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए हैं, चलिए अच्छी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक भारी हमने मिस्टेक किया हुआ है, उसको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत होता है, हालांकि बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा तब जाकर। यहाँ पे देखिए मैं खुद इतना मतलब कभी मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या हमने गलती किया हुआ है, एक गलती ये किया हुआ है ना कि क्वेश्चन में इतना जो होता है ना, ये ई कैथोड माइनस ई मतलब ई एनोड माइनस ई कैथोड, तो जो हमने यहाँ पे ये होता है कि देखिए ये 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उतना स्क्वायर हम देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं बल्कि वहाँ पर ही हम डायरेक्ट स्क्वायर दे देते हैं जितना इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ था तो यहाँ पे स्क्वायर हमें देना चाहिए था, बट हमने नहीं दिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। इतना स्क्वायर का स्थानांतरण हम देते हैं, तो अगर हम इतना दे रहे हैं तो इसको मान हम लिख देते हैं 10 टू द पावर -4, तो इसका मतलब इसका भी तो पावर होगा ना, पावर 2, और 4 दूना 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो 4 दूना 8 मतलब -8, मतलब सिंपल सी बात अगर हम कहें दोस्त, तो यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर -4, इसका पावर भी 2 है, तो इसका मतलब 10 टू द पावर -8 हो गया। अब ये 10 टू द पावर -8 है, ये ऊपर जाएगा तो तो 10 टू द पावर 8 में बदलेगा ना, तो यही 10 टू द पावर -8 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 टू द पावर ओनली 8 में बदलेगा। तो यहाँ पर भी 10 टू द पावर 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 8 हमने लिख दिया। और ये 8 यही ना हमने कहा था कि जो आगे होता है ये आगे आ जाता है, तो यही 8 अगर आगे आएगा तो यहाँ पर भी 8 रहेगा कि नहीं, और यहाँ पे 8 रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी 8 रहेगा। देखिए भारी मिस्टेक हो जाता है, बड़ी बड़ी क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे ऐसी मिस्टेकें होंगी, इसलिए मैं कहूँगा बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिएगा। ये मतलब हार्ड कर दिया है ना इतना ज़्यादा, तो क्या किया जाए, चलिए कोई नहीं जी। अब देखिए यहाँ पे इतना बात आप समझ गए हैं, अब कुछ नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पे ई सेल अब आपका हो ही गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 3.17 है, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 0.10 मतलब 0.0591 दिया गया है, बाई 2 है तो 2 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये 8 पॉइंट मतलब क्या है, गुणा में क्या है 0.88 क्या है 6 है, और गुणे क्या है जी, सॉरी गुणा नहीं, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस क्या है +8 है, तो ये हमने 8 लिख दिया। ये +8 कम में 8 ही नहीं होगा जी, तो ये हमने 8 लिख दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
तो यहाँ पे मोस्टली आपका जो बात यहाँ पे ये आता है कि log 0.10, ये अभी मैं कह दे रहा हूँ, इसको आप याद भी कर लीजिएगा। log 0.103 इक्वल टू होता है -0.886, ये इतना वैल्यू होता है। इसको साइड में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब वही हमने log 0.130 का मान हमने लिखा हुआ है माइनस यहाँ पे रखना -0.886 रखा हुआ है, और यही माइनस यहाँ पे हमने लिख दिया है। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्या, चलिए गुणा का अच्छा रहेगा, -0.886 + 8 हो जाएगा, इतना हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से होगा जी, ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं गुणा भाग में। अब चलिए ई सेल, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं दोस्त, अब हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भाग देकर देख सकते हैं। अगर आप भाग देकर देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो 0.0591 है। हम इतनी बात जानते हैं, अगर यहाँ पे दशमलव के बाद ये अगर 5 से अधिक होता है तो एक अगर इसको हटाना है तो एक इसमें जोड़ देते हैं, मतलब इतना इसका तो लिख सकते हैं 0.06, इतना हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1.7 लिख देते हैं, माइनस इसके जगह पर 0.06 लिख देंगे, बाई 2 लिख देंगे, और ये -0.886 + 8 है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आता है दोस्त, 1.17 आ जाएगा, और ये -0.03 आ जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, हट गया जी। और यहाँ पे -0.886 + 8 हो जाएगा, इतना ही ना होगा जी, बिल्कुल इतना हो गया। अब देखिए जैसे ही इतना हो गया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों का, ये दोनों आपने में आपस में गुणा है तो इन दोनों का हम गुणा करा लेते हैं जी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में गुणा में हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अब हम क्या कर सकते हैं, ये कोष्ठ वाले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 में से इतना को घटाएंगे, तो अगर 8 में से हम इतने को घटाते हैं, ये 1.7, और ये क्या है 0.03 है। अगर हम 8 में से इतने को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है 7.114 आ जाएगा, 7.114 आ जाएगा। भाग घटा कर देख सकते हैं, ये माइनस वाला है, 8 में से हमने इतना घटा दिया, इतना आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1.7, अब इसका इसमें गुणा करा लेंगे, तो याद रखेंगे 7.114 में 0.03 से गुणा होगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं गुणा कराकर, वो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 0.121 आ जाएगा। अब जैसे ही बात है 0.21 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो ये जो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 2.96 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा ई सेल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा ई सेल का वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए बाबू, ये मैं जानता हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है ना कि जब समझ में नहीं आता है, तो अधिकतर स्टूडेंट भाग जाते हैं और वो कहते हैं सर हमें केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं आता, थोड़ा सिखा दीजिए। जब उनको हार्ड लगेगा ना तो वो भाग जाएंगे। अरे भैया परेशानियों से भागते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं भागते, बल्कि परेशानियों को डट कर सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब मैं ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई क्वेश्चन लाऊं अब पढ़ा दूँ और चला जाऊं। अब एग्जाम में आए ही नहीं, आप कहें सर आपने कराया हुआ था तो न्यूमेरिकल बट आया नहीं, तो वो मुझे नहीं सुनना है। मैं आपको हार्ड ही कराऊंगा, भले ही आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है। और यहाँ पे पसंद करने आए हैं आप पसंद तो करने नहीं आए हैं, आप तो सीखने आए हैं। और सीखने तभी आया जाता है जब आपको नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो इतनी आसानी से सीख नहीं पाएंगे, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बात आप समझ के होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए पहले, ठीक है, ले लिए होंगे ना, इसका भी ले लीजिए।
चलिए ले लिए होंगे ना, चलिए कोई नहीं, ये बैक वाला इसको ले लीजिए। चलिए पहला मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये फेलो का निरूपण जिस प्रकार हमने समझा कर किया है इसका जरूर आप कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन आता है। एक एक सभी क्वेश्चन बड़े बड़े हैं दोस्त, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कह रहा है कि जो पदार्थों की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, ठीक है ना। पदार्थों की सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है 50 सेकेंड में, मतलब अभिक्रिया आधी हो जा रही है 50 सेकेंड में, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया का अर्ध आयु काल का मान दिया है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल का यहाँ पे मान दिया गया है टी हाफ का मान दिया गया है कितना 50 सेकेंड, ये हमें दे दिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। चूंकि हम एक बात जानते हैं वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, ये देखिए वेग स्थिरांक के का फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं 0.693 होता है और बाई टी हाफ होता है, ये हमने लिख दिया। अब जाहिर सी बात है हमको के का मान चाहिए, 0.693 हमने लिख दिया, और यहाँ पे टी हाफ का मान यहाँ पे 50 दिया है, 50 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व आप करेंगे जाहिर सी बात है, इसमें आप क्या करिएगा, इसमें 10 का गुणा करा दीजिएगा, इसमें 10 का गुणा करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 का गुणा कराएंगे तो ये 6.93 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, मतलब 50 को 10 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, और ये 10 भी नीचे गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, और 10 गुणे 10 मतलब 10, एक इस पे पावर है एक इस पे पावर है, तो 10 के पावर 1 और गुणे 10 के पावर 1 है, तो इसके 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं इरेज क्या करना है, चलिए आगे हम लिख देते हैं, देख लीजिए ये k इक्वल टू क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6.93 अब बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 2, ये इतना हमने लिख दिया। अब उसके बाद k इक्वल टू 6.93 है, 6.93 है ना, इतना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये 10 टू द पावर 2 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, और ये 5 है, 5 का इसमें भाग दे दीजिए, 5 एकम में 5 एक बार में जाएगा, 1 दशमलव कुछ आ जाएगा आपके आंसर। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 1.38, ठीक है ना, 1 पॉइंट या भाग देकर देख सकते हैं 1.38 इंटू 10 टू द पावर -2 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। देखिए मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, इसका आप भाग देकर स्वयं देखेंगे, मैं भाग दे सकता हूं, यहाँ पे सब बता सकता हूं, टाइम लगेगा बस, और टाइम की ही अभाव आप देख सकते हैं अभी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, 7 ही क्वेश्चन में देखिए 2 घंटे होने वाले हैं, 1.5 घंटे हो गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट स्टूडेंट छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनको ये जो फॉर्मूला है ना वो नहीं पता, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं कह रहा हूँ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद करना ही है आपको। अगला हमारा